हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आपके लिए मैं लेकर आया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को लेकर। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, आप अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इन क्वेश्चन को देखिए, इन क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, आपके लिए आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ। पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो ग्रेट डिप्रेशन एक रिग्रेशन ही होता है। डिप्रेशन का मतलब इसको बोलते हैं आर्थिक मंदी, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन भी बोल सकते हैं। ग्रेट जो है डिप्रेशन 1929 में कब आया था, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो देखिए कंप्लीट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। द ग्रेट डिप्रेशन टुक प्लेस इन 1929 विच एडवर्सली अफेक्टेड द डेवलप्ड इकोनॉमिक्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। There was extreme fall in aggregate demand, that is also known as AD, due to fall in income, which led to a vicious circle of poverty. Demand for goods in the market was low. Many factors of production were lying idle. Workers were thrown out of their jobs. The consequences of Great Depression gave birth to the study of macroeconomics. एक्चुअली में 1990 में पूरे वर्ल्ड में जो है एक तरीके की क्या आ गई थी, खासकर यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा था। और इस टाइम पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसका रीज़न ये हुआ प्रोडक्टिविटी डाउन हो गया और लोगों को उनके नौकरियों से निकाला जाने लगा। ठीक है ना, और इसी का रिजल्ट ये आया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जरूरत पड़ी। आखिर किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जो है क्या किया जाए, जनरेट किया जाए। फर्स्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, आपने कई बार देखा होगा इसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपके जो आंसर लिखेंगे ना डिफरेंस के, वो हमेशा बेसिस के अकॉर्डिंग लिखना है। बट बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आपको वहाँ पर बेसिस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट 1, 2, 3 करके लिख सकते हैं। बट सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को क्या करना है, बेसिस जरूर लिखना होता है। तो कुछ बेसिस कॉमन बेसिस है जो आपको बताएगा कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट मीनिंग, मतलब इन दोनों के अर्थ को बता देना है, क्योंकि अगर इन दोनों की मीनिंग बताएंगे तो ऑटोमेटिक पहला डिफरेंस तो हो ही जाएगा कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है, अपोजिट है। तो माइक्रो एंड मैक्रो, फर्स्ट पॉइंट माइक्रो, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट एन इंडिविजुअल लेवल। ये एक इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है, बट इट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी इकोनॉमी का एक साथ स्टडी किया जाता है। सेकेंड पॉइंट डिटरमाइंस, इसमें क्या डिटरमाइन किया जाता है, इट डिटरमाइंस द आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। यहाँ पर एक इंडिविजुअल फर्म, एक कमोडिटी, एक कंज्यूमर के आउटपुट को डिटरमाइन किया जाता है, जबकि इट डिटरमाइंस एन एग्रीगेट आउटपुट। यहाँ पर एग्रीगेट आउटपुट की बात होती है, सबकी मिलीजुली होती है, टोटल की बात होती है, एंड जनरल प्राइस लेवल इन द होल। और इकोनॉमी के जनरल, किसी एक का नहीं, पूरी इकोनॉमी का प्राइस लेवल क्या होता है, प्राइस सिचुएशन क्या होती है, उसकी बात की जाती है। नेक्स्ट, टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टूल्स है वो है डिमांड एंड सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक टूल्स है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। राइट, डिपेंडेंस, ये किस पर डिपेंड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट एज्यूम ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट एज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। ये मान के चलता है जब हम स्टडी की करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, तब हमारा जो मैक्रो लेवल होता है, मैक्रो वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट एज डिमांड ऑफ हाउस होल्ड। जब हम यहाँ पर पूरे इकोनॉमी का स्टडी करते तो ये मान के चलते हैं कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं, जो माइक्रो लेवल पे एनालिसिस होती है, वो कांस्टेंट होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, अब ये 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, गिव डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। हमें इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में और फाइनल गुड्स के बारे में डिफरेंस बताना कि दोनों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको एक लाइन बताऊं, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज करते हुए फाइनल गुड्स को कंपेयर किए जाते हैं, और ये अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही होते हैं। जबकि
फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के थ्रू एट लास्ट कंज्यूम कर लिए जाते हैं, दोबारा प्रोडक्शन लाइन में वापस नहीं जाता। ये इसको कॉमन मीनिंग है, बट हम जो है रिटन लैंग्वेज देखेंगे एग्जाम में कैसे लिखने पर मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हम मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। आपके एग्जामिनेशन में उतने अच्छे से लिखिए कि कोई भी इसमें जो मार्क्स है, चाहे 3 मार्क्स का हो चाहे 5 मार्क्स का हो, कोई भी ना काट सके। तो डिफरेंस सबसे पहले बेसिस ये हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। बेसिस में सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? दे आर दोज गुड्स विच आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दैट इज आइदर वैल्यू नीड टू बी एडेड और आर मीन फॉर रिजल्ट। दैट मीन्स ये एक ऐसे गुड्स होते हैं जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होते हैं, इसमें अभी और इसकी वैल्यू ऐड करने की जरूरत होती है। जबकि फाइनल गुड्स, दे आर दोज गुड्स विच आर आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड अवेलेबल फॉर डायरेक्ट कंजप्शन बाय द वायर्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन लाइन से बाहर आ चुके होते हैं, अब ये कंज्यूमर के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस और यूज। दोज गुड्स मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म्स टू मेक प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिसको जो सेलर होता है, ये प्रोड्यूसर होता है, रिसेल कर सकता है अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। बट फाइनल गुड्स आर नॉट यूज फॉर रिसेल। इसको रिसेल नहीं कर सकता, इसका यूज केवल और केवल किसके लिए होता है? कंजप्शन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंजप्शन। दिस गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज। ये ऐसे गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट जो यूज करने के लिए रेडी नहीं होते। मतलब आप चाहें कि कंज्यूमर इसका यूज करेगा तो नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये अभी भी तैयार नहीं हुआ है और इससे कंज्यूमर को यूटिलिटी नहीं मिलेगी। बट फाइनल गुड्स बिल्कुल रेडी यूज होते हैं, रेडी फॉर यूज होता है, मतलब इसको कस्टमर आएगा, परचेज करेगा, तुरंत कंज्यूम कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्यों गए, हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल बिस्कुट जो होता है, बिस्कुट होता है फाइनल गुड्स, क्योंकि दुकानदार से बंदा खरीदेगा, उसको कोई दूसरा मटेरियल नहीं बनाएगा, उसको कंज्यूम करेगा। वहीं पर अगर बीट की बात करें, बीट क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स होता है बिस्कुट बनाने के लिए, क्योंकि बीट के थ्रू बिस्कुट बनाया जाता है। तो बीट इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और ये जो है फाइनल गुड हो गया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, डू यू एग्री? सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो है कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, कैपिटल गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, सबसे पहले समझना होगा। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसपे एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। बेसिकली ये वो गुड्स होते हैं जो फिक्स एसेट्स के तरीके से होते हैं, जिसका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। जबकि प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज करते हुए प्रोड्यूसर किसी दूसरे गुड्स को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो हम यूं कहें कि सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड्स होगा, सही नहीं है। हाँ, सारे कैपिटल गुड्स यूं कहें कि प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं मे बी, बट क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आता है जो कि कैपिटल गुड्स नहीं है। अब समझिए, यस आई एग्री दैट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। आपको स्टेटमेंट लिखना है, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं गुड्स विच आर यूज एज रॉ मटेरियल लाइक बोर्ड यूज टू मेक फर्नीचर। ऐसे गुड्स होते हैं जिसका यूज रॉ मटेरियल के रूप में होता है, जैसे वुड का होता है फर्नीचर बनाने के लिए, वीट का होता है बिस्कुट बनाने के लिए। गुड्स विच आर यूज एज फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, और ऐसे गुड्स भी होते हैं जो प्लांट एंड मशीनरी के रूप में होते हैं। इसका मतलब रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट्स दोनों ही तरीके के यूज होने वाले सामान प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। जबकि कैपिटल इंक्लूड ओनली फिक्स एसेट, कैपिटल गुड्स में केवल फिक्स एसेट्स ही इंक्लूड होता है। दैट मीन्स ऐसे एसेट्स या फिर ऐसे मटेरियल, ऐसे गुड्स जो कि फिक्स होते हैं, फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, और बाकी को हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। राइट, समझ में आ गया? ये शॉर्ट में था, 3 मार्क्स में आता है अक्सर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, और सीबीएसई में ऐसे लैंग्वेज बना के आता है। आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो आप पढ़ के गए, बट उस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देन यू हैव टू रेडी फॉर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, गिव सुइटेबल एग्जाम्पल। आपको जो है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को क्लासीफाई मतलब अलग अलग करने की कौन कौन से बेसिस है, किस बेस पे इन दोनों को अलग करते हैं, इनके बारे में बताना है। साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है।
द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आंसर बता रहा हूँ, आंसर देखिए अब कैसे होता है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के एंड यूज मतलब अंतिम यूज, लास्ट में कौन यूज करता है इस पर डिपेंड करता है। गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सच एज रॉ मटेरियल और गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल शर्ट परचेज बाय फर्म फॉर रीसेल, ऐसे गुड्स जिसका यूज प्रोड्यूसर के थ्रू होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स जो अभी प्रोडक्शन लाइन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में एज ए रॉ मटेरियल यूज करते होता है, ऐसे गुड्स को हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जबकि, ठीक है ना, दीज गुड्स आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री में होते हैं। जबकि गुड्स विच आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन, वो गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर हुए हैं, एंड आर रेडी फॉर यूज, और ये यूज करने के लिए भी रेडी होते हैं, ऐसे गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। राइट, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा वर्बल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिए उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा, अक्सर गलतियां करते हैं स्टूडेंट। गिव रीजन, हमें रीजन बताना है, एंड आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट। आपको 2 पॉइंट दे रखा है, इसको पढ़ते हुए बताना है क्या ये वाला पॉइंट फाइनल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है या फिर इंटरमीडिएट की एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, और क्यों आता है, रीजन भी बताना है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो पहला पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया गया, उसका एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ मशीन, मशीन का इंप्रूवमेंट करने के लिए इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर मशीन को इंप्रूव किया गया, तो उसका खर्चा कहाँ आएगा। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का मेंटेनेंस हुआ। एक्सपेंडिचर ऑन, इसका रीजन क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉ मटेरियल, ये एक एज ए रॉ मटेरियल जो है यूज होता है, क्योंकि बिल्डिंग का यूज करेंगे मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना, और उसके थ्रू बाद में फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होगा, तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, तो इसको हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लेके आते हैं। जबकि दूसरा वाला एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ मशीन, इन एक मशीन को जो है आप इंप्रूव कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ मशीन इज अ फैक्ट्री इज काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसको फाइनल एक्सपेंडिचर के रूप में भी हम लिखते हैं। ठीक है, ये रीजन जरूर देना होता है इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर रीजन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इन्वेस्टमेंट, राइट द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको डिफाइन के इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना है, क्या होता है, इसकी मीनिंग को बताना है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताना है। आंसर देखिए, बिल्कुल छोटा आंसर है, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म और एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर किसी भी बिजनेस के कैपिटल गुड्स को या फिर फिक्स एसेट्स को इंक्रीज करता है, यूं कहे कि वहां के जो कैपिटल स्टॉक होता है उसको इंक्रीज करते हैं। जैसे बिल्डिंग बना दिया तो बिल्डिंग बढ़ गया, आपने गाड़ी खरीद ली गाड़ी बढ़ गया, प्लांट लगा दिया तो प्लांट बढ़ गया। इस तरह से कैपिटल गुड्स अगर इंक्रीज होता है तो उसके लिए जो भी आप एक्सपेंस करते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको नॉर्मली हम इस फार्मूले में शो करते हैं, आई इक्वल टू डेल्टा के का मतलब कैपिटल, कैपिटल का इंक्रीज होना इन्वेस्टमेंट होता है। अब इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड नेट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? द टोटल एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड ग्रॉस। वो एक ऐसे जो एक फिक्स टाइम के बीच में, ठीक है, फिक्स टाइम पीरियड के बीच में जो है जो कैपिटल हमारा रेज होता है उस कैपिटल को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जबकि वहीं पर नेट इन्वेस्टमेंट जो दूसरा टाइप होता है, इट इज द एक्चुअल इंक्रीज ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग ईयर में एक्चुअल में कितना कैपिटल जो है इंक्रीज हुआ है उसकी बात करता है। और नेट का मतलब होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो भी एसेट्स क्यों ना होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, तो जो भी उसकी वैल्यू कम होती है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट जो बचेगा दैट इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट द डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ओके,
तो दोनों के जो डिफरेंस करते हैं, फर्स्ट डेप्रिसिएशन, हेयर इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था डेप्रिसिएशन का? इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स एसेट इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ द नॉर्मल वियर एंड टीयर। ये नॉर्मली किसी मशीन का यूज करते हैं, इसके चक्कर में उसके वैल्यू को जो नुकसान पहुंचता है, लॉस होता है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इट इज द प्रोविजन ऑफ फंड्स क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर टू कोप अप विद द डेप्रिसिएशन लॉस। यहाँ पर जो लॉस होने वाला होता है, उस लॉस को बियर करने के लिए जो प्रोविजन तैयार किया जाता है, जो फंड तैयार किया जाता है, उस प्रोविजन फंड को जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट। इट लीड्स टू करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट। इससे हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि अगर आपकी फिक्स वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऐसे में हम इसको प्रॉफिट में से माइनस करना होगा, हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कुछ लॉस इधर हो रहा है। दिस फंड आर यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट व्हेन द दीज आर। मान लीजिए कोई एसेट्स है, आपने परचेज किया था, अब धीरे धीरे बिल्कुल जीरो हो गया, तो ये अगर फंड हम तैयार करते हैं, उसके जब जीरो वैल्यू हो जाएगा तब हमारे पास मशीन को दोबारा परचेस करने के लिए एक अच्छा सा फंड तैयार मिलेगा। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू के बराबर का फंड हम हर साल जो है डालते रहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में, ताकि मशीन जब या फिर प्लांट या फिक्स एसेट जब हमारा आउट ऑफ सर्विस होता है, उस टाइम एक नई मशीन या प्लांट परचेज किया जा सके। एंड थर्ड पॉइंट, रीजन क्या है डेप्रिसिएशन का? एक्सपेक्टेड और फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस, नॉर्मल वियर एंड टियर। देखिए डेप्रिसिएशन के बेसिकली 3 जो है रीजन होते हैं, एक्सपेक्टेड और फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि मान लो आपने कोई बाइक परचेज किया, ठीक है ना, 1 लाख रुपीज में 6 महीने यूज किया, और मशीन बाइक में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मशीन की वैल्यू 1 लाख में नहीं 80,000 या 90,000 में बिक्री होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। किसी भी चीज की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, फिक्स एसेट जो होता है, तो जो भी डिक्रीज होने वाला वैल्यू होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, या फिर उसमें कोई टूट फूट आ जाएगी, या फिर उसका एक्सीडेंटल लॉस हो जाएगा, जो भी हो, अगर लॉस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। जबकि ऑब्सोलेट या आउटडेटेड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका यूज जो भी एसेट्स या आउटडेटेड है या फिर आउट ऑफ सर्विस हो गया है, उसकी जगह हम नए मशीन वगैरह का यूज कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गिव रीजंस एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। आपको बताना है ये कैपिटल स्टॉक है या फ्लो है, सेविंग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेल्थ, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कि ये स्टॉक है या फ्लो है, और साथ साथ रीजन भी देना कि स्टॉक है तो क्यों है, फ्लो है तो क्यों है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल। इट इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन का एक मैन मेड मीन्स है, एक फैक्टर है। इट इज अ स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक है क्योंकि इट इज अ मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसको मेजर किया जा सकता है। एक फिक्स टाइम में हमारे पास कितना पैसा है, कितनी पूंजी है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है जिसको फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जा सकता है। जबकि सेविंग है, इट इज द सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन ओवर द कंजप्शन। कंजप्शन के ऊपर जो प्रोडक्शन का जो सरप्लस होता है उसको हम सेविंग बोलते हैं। जो भी इनकम है उसका जितना पार्ट बचा हुआ रह जाता है कंजप्शन के बाद। इट इज अ फ्लो, ये फ्लो है। क्यों? क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम में, कि एक महीने में आपने कितनी सेविंग की, एक दिन में कितनी सेविंग की, एक टाइम की बात पूछा जाता है, टाइम पीरियड की बात पूछा जाता है, इसलिए ये क्या है, फ्लो है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज अ फ्लो, ये भी फ्लो है बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फिक्स अकाउंटिंग ईयर के थ्रू मेजर किया जाता है 1 साल के लिए, जहां पर टाइम पीरियड आ जाता है वही फ्लो होता है। जबकि वेल्थ, इट इज अ स्टॉक, एक स्टॉक है, कितना पैसा है ये नहीं दिखा, 1 साल में कितना कमाया, इनकम होता है, इनकम फ्लो है। बट अगर वेल्थ की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम में मेजर किया जाता है, इसलिए स्टॉक है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एक्चुअल में लिखना क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द 4 मेजर सेक्टर इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के 4 मेजर सेक्टर, सबसे बड़े सेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, अगर हम नॉर्मली पता करना चाहें तो किसी भी इकोनॉमी के 4 मेजर सेक्टर होते हैं, ठीक है ना, जो पूरी इकोनॉमी को जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। एन इकोनॉमी इन जनरली कंसिडर्ड क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 4 सेक्टर। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, जिसका वर्क होता है कंजप्शन करना, गुड्स एंड सर्विसेज का। सेकंड सेक्टर इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसका वर्क होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
गवर्नमेंट सेक्टर इट एंगेज इन द सच एक्टिविटीज वेयर द रेगुलेटेड द टैक्सेशन, दैट मीन्स किसी भी इकोनॉमी में टैक्स रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन को मैनेज करने का फंक्शन होता है। साथ ही साथ है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, एक ऐसा सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में एंगेज होता है। तो इकोनॉमी इन चारों सेक्टर से आगे बढ़ती है, इन चारों का जो टोटल होता है वही किसी भी इकोनॉमी के टोटल एक्टिविटीज के इक्वल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसका आंसर कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। एक ऐसा फ्लो होता है जो कंटिन्यू वे में चलता रहता है, प्रोडक्शन से इनकम, इनकम टू एक्सपेंडिचर, और जब ये एक सर्किल की तरह काम करने लगता है, सर्कुलर में आ जाता है, दैट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दैट मीन्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। दीज आर थ्री डिफरेंस, इसके तीन डिफरेंस फेस होते हैं, दैट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जनरेट इनकम, इनकम जनरेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर जनरेट प्रोडक्शन। दिस वे जब ये सर्कल चलता रहता है, दिस सर्कल इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, यहाँ पर प्रोडक्शन फेस क्या करता है, इट दिस फेस फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जो हाउस होल्ड जो है फैक्टर देते हैं उसका यूज कर किया जाता है और उसके थ्रू गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है। सेकेंड फेज इनकम फेज, दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। यहाँ पर जो फैक्टर इनकम रेज होता है, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है ना, जो कि फर्म के थ्रू हाउस होल्ड को दिया जाता है। और जब इनके पास इनकम हो जाता है, किसके पास, हाउस होल्ड के पास इनकम जब होता है, तो हाउस होल्ड अपने इनकम को क्या करेगा, दिस इज द फेज द इनकम रिसीव द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि लोगों के पास जब पैसे आ जाएंगे तो लेस पैसों से वो गुड्स एंड सर्विस को परचेस करेगा। इस तरह से इकोनॉमी में ये तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते रहते हैं और इकोनॉमी को सर्कुलेट करते रहते हैं। सो दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मैंने कंप्लीट आंसर लिख के ही दिया है, आप इस आंसर को अपने हिसाब से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कि मैंने अपने बंद से बनाए उठा के दे दिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। आपको बताना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मेन प्रिंसिपल क्या है, किस बेस में ये काम करता है। फर्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, two basic principle. There are two basic principles of circular flow of income. First is real flow. The income employs the flow of factor services from the household sector. ये डिपेंड करता है कि हाउसहोल्ड से फर्म को, फर्म से हाउसहोल्ड के जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये फैक्टर्स का जो है फ्लो होना चाहिए। सेकेंड है मनी फ्लो, एक्रोस बिटवीन द सेक्टर ऑलवेज इम्प्लाई आइडेंटिटी बिटवीन द पेमेंट्स एंड रिसिप्ट। यहाँ पर पेमेंट और रिसिप्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है ना, एक तरफ अगर फैक्टर आता है तो फैक्टर के बदले में फैक्टर पेमेंट किया जाता है, और दूसरी तरफ अगर गुड्स एंड सर्विसेज आता है उसके बदले में मनी पेमेंट किया जाता है। तो इस तरह के जो है रूल्स होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जिसके थ्रू सर्कुलर फ्लो का जो है क्या होता है, जनरेशन होता है। क्लियर, समझ में आ गया। ये था चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। इससे आने वाले जितने भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको लगातार मिलता रहेगा। भले डेली ना मिले, लेकिन एक दिन बाद एक दिन आपको वो वीडियो जरूर मिलता रहेगा, मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि एक एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिले। थैंक यू एवरीवन।